हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं ताताचारी जी, जिन्होंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 2019 एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। स्वागत है ताताचारी जी आपका स्टडी आईक्यू पर। नमस्ते। ताताचारी जी, हम आपसे इस एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे कि एग्जामिनेशन क्या है और क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका ग्रेजुएशन क्या रहा है, फिर क्या जर्नी रही है। हाँ, तो मैंने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जूलॉजी में, ऑनर्स के साथ डिस्टिंक्शन के साथ 2015 में मैंने पास आउट किया। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स किया जूलॉजी में। मास्टर्स करने के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया एसएससी के लिए, और साइमल्टेनियसली ही उसी के साथ मैं बीएड कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। और अभी 2021 में मैंने बीएड का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं मास्टर्स विद बीएड डिग्री होल्डर हूँ। तो आपने मास्टर्स भी किया है, उसके बाद आपने बीएड किया। ताताचारी जी, अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, क्या एग्जामिनेशन है और थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। जी, ये एग्जामिनेशन थोड़ा लेसर नोन है अमॉन्ग एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें सारे जनरल कैंडिडेट्स, मतलब जो कि जनरल ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंडर कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पोस्ट ही निकलते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अपने अपने डिपार्टमेंट का अपना अपना रिक्वायरमेंट्स होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मेरा सिलेक्शन इस बार हुआ है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर एंटोमोलॉजी में। तो ये निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। तो इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एमएससी एग्रीकल्चर है, या फिर एमएससी एंटोमोलॉजी है, या फिर एमएससी जूलॉजी है विथ एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन, जो कि मेरा है। मैंने जूलॉजी में मास्टर्स किया है विथ एंटोमोलॉजी एज ए स्पेशल पेपर। तो सिर्फ यही कैंडिडेट्स ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स का भी पोस्ट निकाला जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल एमएससी केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल बीटेक, या फिर बी इलेक्ट्रिकल। तो और कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंसेस भी मांगते हैं, 2 साल या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस वजह से ये पोस्ट थोड़ा लेसर नोन है कैंडिडेट्स के बीच। और जिन कैंडिडेट के पास ये क्वालिफिकेशंस होता है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्लियर करना। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या आपने जैसे बताया कि स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है इस एग्जामिनेशन में, क्या ये एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली होते हैं? क्योंकि हमने देखा है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन जो है या फिर सीपीयू एग्जामिनेशन है, काफी पहले उसको कंडक्ट कराया गया था और 2021 में उसका रिजल्ट निकला। तो अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो क्या वो फ्रीक्वेंट होते हैं? जी, फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजमेंट तो हर साल निकल जाता है। 2018 से मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो 2018, 19 और 20 का भी निकल गया है एडवर्टाइजमेंट अभी तक। 21 का भी निकल के अभी एग्जाम होने को तैयार है। एडवर्टाइजमेंट टाइम पे निकल जाता है, लेकिन रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आता है। जैसे कि मैंने 2019 में ये भरा था अगस्त में, उसका एग्जाम अक्टूबर या फिर नवंबर में हो गया 2019 के ही। उसके बाद इसका रिजल्ट आने में देखिए, अभी मेरा रिजल्ट आया है नवंबर 2021। सो इट हैज टेकन ऑलमोस्ट क्लोज टू 2.5 years, एंड आई विल बी ज्वाइनिंग होपफुली विद इन अनदर 1 or 2 months। सो 2.5 साल लग जाते हैं इस पोस्ट को, मतलब अगर आप क्लियर करते हैं, इफ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट, इवन इफ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा 2.5 से लेके 3 साल। और एक बात है कि अभी मेरे पोस्ट का निकल गया है, पर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि एनआर रीजन का अभी भी डीवी चल रहा है। इस पोस्ट में ऐसा होता है कि डीवी पहले किया जाता है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट निकाला जाता है। और एक डीमेरिट भी है इस एग्जाम का कि मार्क ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में मार्क डिस्क्लोज किया जाता है, पर इस एग्जाम में मार्क डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। सो वी ऑल्सो हैव टू लिव विद द अनसर्टेनिटी कि हमको मार्क्स पता नहीं है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इस एग्जाम के साथ। पर बाकी जैसे सीजीएल और सीएचएसएल का भी 3 साल लगता है पोस्ट लगने में, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा डिले हो रहा है, पर होपफुली इस बार थोड़ा जल्दी हो जाए। ताताचारी, आपने बताया कि इस एग्जामिनेशन में कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है। जैसे आपने बताया कि आपने इटिमोलॉजी में आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा है। जी जी। आप
क्या अलग-अलग जो भी डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज निकालते हैं अलग-अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एग्जामिनेशन क्या एक ही होता है? हर डिपार्टमेंट का वैकेंसी अलग निकलता है, लेकिन एग्जाम सिर्फ एक ही होता है। तो ये जो एग्जाम होता है इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी एंड मेट्रिकुलर लेवल। तो जो पोस्ट, सपोज सर्टेन डिपार्टमेंट्स ने ऐसा एमटीएस का लेवल का पोस्ट निकाला है, तो उनका एग्जाम मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम जो होता है उस अनुसार होगा। तो पेपर अलग अलग होते हैं डिफरेंट लेवल्स के लिए। तो 3 लेवल का एग्जाम है इसी एग्जाम के अंडर, ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी एंड मेट्रिकुलेशन। तो जिस डिपार्टमेंट का मतलब रिक्वायरमेंट होगा कि हम 10th पास बच्चों को ले लेंगे, उनके लिए मेट्रिकुलेशन होता है। +2 या फिर 12th पास बच्चों के लिए हायर सेकेंडरी, और जिनका ग्रेजुएशन एंड अबव है उन लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। पर एक ही कॉमन चीज है, ये सिंगल टायर एग्जाम होता है। तो हर बच्चे को सिर्फ एक ही रिटन टेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि सीजीएल टायर 1 या फिर सीएचएसएल टायर। ताताचार्य जी, आपने हमें एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात करते हैं। किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है और क्या-क्या चीजें आती हैं? जी, इसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ये एब्सोल्युटली इज इक्वल टू एसएससी सीजीएल का जो सीजीएल या फिर सीएचएस का जो टियर 1 एग्जाम होता है, पूरा सेम पैटर्न है। 25 मार्क मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव से, 25 रीजनिंग से, 25 जीके और जीए से, और 25 इंग्लिश से। तो सेम पैटर्न है। प्रिपरेशन भी बच्चों को सेम ही करना पड़ेगा, सेम ही चीज पढ़ना पड़ेगा, सेम एग्जाम देना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है कि क्वालिफिकेशन के अनुसार आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपका सिलेक्शन हो। यानी कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल जिस तरीके से एग्जामिनेशन टियर 1 लेता है, सेम वही पैटर्न फॉलो होता है। जी, पूरा एग्जैक्ट सेम पैटर्न। अगर हम एग्जामिनेशन में जो अलग-अलग सेक्शंस आते हैं, उसकी तैयारी आपने कैसे की? अगर उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डाल सके। जी, हाँ, एक्चुअली मैंने एक बहुत ही बड़ा स्विच लिया था आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स कि मुझे अभी एसएससी का प्रिपरेशन डेस्परेटली नीडेड ए जॉब। तो क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, तो मैंने देखा कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में थोड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो मैंने 2018 के जनवरी से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था, पर असल में जो सॉलिड प्रिपरेशन होती है 2018 के जून से ही शुरू हुई। तो उसके बाद मुझे पता चला कि अगस्त 2018 में मेरे पास मैं एक मेल लेटर, न्यूज लेटर फॉलो कर रहा था। उसमें आया कि सिलेक्शन पोस्ट करके एक एग्जाम है। तो तब मैं थोड़ा जब छानबीन करने लगा, तो मुझे पता चला इस पोस्ट एग्जाम के बारे में। तो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि इसका प्रिपरेशन सीजीएल और सीएचएसएल के सिमिलर ही है और मैं अपने ट्रैक में हूँ, तो मैंने और थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जून 2018 से लेके अप्रैल टू मई 2019 उतना तक मैंने वो लगभग एक साल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। और दैट लेड माय ग्राउंड वर्क, मतलब मेरा फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए। और क्योंकि मैं मास्टर्स डिग्री करके आ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था, गणित तो बिल्कुल नहीं था, और जीके तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। सो मेरा थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग था और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग था पहले से ही। पर जहाँ पे मैं मार खाता था वो था मैथ्स एंड जीके एंड जे। एंड वही छानबीन करने के वक्त ही स्टडी आईक्यू के बारे में मुझे एक सीनियर ने बताया, हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं वो। तो उन्होंने ही मुझे एडवाइस किया था कि स्टडी आईक्यू को फॉलो करने के लिए फॉर ऑल द जीके एंड जीए। तो मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगा जब, तो मुझे पता चल पा रहा था कि बाकी अलग चैनल से क्या डिफरेंस है। और मुझे ये भी लगा कि मुझे जितना जरूरत है उतना ही कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है और बाकी इधर उधर की चीजें नहीं मिल रही है। सो दैट इज वाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर चैनल। और इसी के वजह से मैं बोलूंगा कि जो 5-6 क्वेश्चन होते थे जीके और जीए में, अभी मैं 15 से लेकर 17 कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। वेरी ग्लैड टू नो कि हम किस तरीके से आपके जर्नी में साथ रहे हैं। जैसे हम एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने ये कंटिन्यूसली चर्चा में एक पॉइंट रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को इस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बहुत सारे लोगों को पता नहीं इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो मॉक टेस्ट भी बहुत रेडियली अवेलेबल नहीं होते होंगे। तो आप कैसे मॉक टेस्ट लगाते थे? और तो जैसे ही मैंने प्रिपरेशन शुरू किया जून से,
तो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जा रहा था कि मॉक टेस्ट के लिए मतलब के लिए कौन सा वाला टेस्ट, किस वेबसाइट का टेस्ट अच्छा रहेगा ऑनलाइन वाला। तो उधर मैं बहुत लोगों से ओपिनियन लिया, अपने सीनियर से भी ओपिनियन लिया। तो वो लोग बोले कि पहले से मॉक टेस्ट देना कुछ फायदा नहीं रहेगा, 2-3 महीना अपना बेसिक्स क्लियर कर लो। बेसिक्स क्लियर करने के बाद अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मुझे पता चल पाएगा कि मेरा कैपेसिटी कितना है या फिर कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे वीकनेसेस है। तो इसीलिए जस्ट अ मिनट। तो इसीलिए मैं 3 महीना प्रिपरेशन किया मैंने। दिसंबर तक, अक्टूबर या फिर नवंबर तक मैंने कोई मॉक टेस्ट ही नहीं दिया था। और विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ मॉक टेस्ट मैंने फेज 6 का जो 2018 वाला एग्जाम था वो मैंने दे दिया था। तो विदाउट प्रिपरेशन आई कुड नो दैट अच्छा ठीक है, मेरा इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा है, लेकिन जीके में बहुत ही मार खा रहा हूँ मैं, और इसीलिए मेरे मार्क्स भी कम रह गए थे फेज 6 के एग्जाम में। तो उसके बाद मैंने फोकस किया मेन, अभी मेरा वीक पॉइंट मैंने जान गया था कि मैथ्स एंड जीके। सो मैथ्स का यही प्रॉब्लम था कि टाइम, मैं विद इन टाइम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। सोल्यूशन तो मिल जा रही थी, लेकिन आई हैड टू मतलब सॉल्व करना था उसको 30 to 40 सेकेंड में मैक्स। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने लगभग अप्रैल 2019 तक ट्राई किया। मैथ्स मेरा लगभग 15 से लेके 17 तक ही हो रहा था, मैं 25 का अचीव नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने फोकस शिफ्ट किया जीके में कि चलो ठीक है, जीके में ट्राई करते हैं कि कितना हो पा रहा है, क्योंकि उसमें मेरे 5 अंक आ रहे थे 25 में से। तो मैंने शुरू कर दिया गौरव सर का जो 200 एमसीक्यूज था, मतलब अभी 300 एमसीक्यूज हो गया है, तो उसको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चल पाया कि ही इज ऑफरिंग बहुत ही मतलब एक जो एक होता है ना एक्सट्रैक्ट, कि बहुत सारे चीज होते हैं पर उसमें से फोकस किस चीज पे करना है और कैसे याद रखना है इतने सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, वो मैंने उनसे सीखा कि डायरेक्ट रटने से काम नहीं बनने वाला। आपको हर एक जो न्यूज होता है उसका पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अगर आप उस न्यूज के बैकग्राउंड को आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको याद हो गया। तो एक ही न्यूज में आपके लगभग 2-3 एमसीक्यू बन जाते हैं। तो हर एक एमसीक्यू 4-4 ऑप्शंस होते हैं, तो उस ऑप्शन से भी आप एक अलग ही न्यूज से लिंक करा सकते हैं। तो ऐसे लिंक करना मैंने गौरव सर से ही सीखा। और कुछ सीनियर्स भी थे, कुछ फोरम्स में भी था, वहां पे भी कुछ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी कुछ आइडियाज ऑफर किए। बट द बेस्ट थिंग जो कि मैंने सीखा वो था कैसे याद रखना है जीके और जीए को बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। जो क्या हो रहा था उस समय में, क्या हो रहा था उसको अगर मैं समझ जा पा रहा था तो याद रह जाएगी वो। तो इसीलिए मैं अभी 5 से लेके अभी माय इम्प्रूवमेंट हैज बीन 15 to 17 में कर पा रहा हूँ। वेरी ग्लैड टू नो कि आपने जैसे कहा कि जहां आपके 5 अंक आ रहे थे वहां पे आप 17 से 18 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे आउट ऑफ 25, सो इट्स रियली अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट एंड अगेन वी वुड से दैट glad to know about how you progressed in the entire journey. थैंक यू वेरी मच। ताता, इस एग्जामिनेशन में हाँ एसएससी सीजीएल में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्या इसमें भी होती है नेगेटिव मार्किंग? हाँ, सेम एग्जाम का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सेम मार्किंग स्कीम है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग। एसएससी की जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। कितने क्वेश्चन एक सेफ रेंज में अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आप समझ जाएं कि ऑल्दो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, आपने जैसे कहा कि नोटिफिकेशन आता है बट एग्जामिनेशन का वो थोड़ा सा पेंडिंग रहता है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड और अपने एक्सपीरियंस से बता सके कि कितना एक सेफ रेंज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है मैम कि कौन से लेवल का एग्जाम है, मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन। अगर मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम है तो इसका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई चलता है, 150 से लेके 160, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ते जाता है, जैसे कि मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन, कट ऑफ भी वैसे ही कम होते ही जाता है। और मान लीजिए कि किसी एक पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग लिया है तब तो कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि एक पोस्ट था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें पोस्ट थे। हाँ, और एक भी फैक्टर होता है कि कितने पोस्ट निकले हैं। जैसे कि मैं 2018 में जब दिया था बस 6 ही पोस्ट निकले थे जिसमें मैं अप्लाई कर सकता था। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वेर 6, उसमें से 3 यूआर, फिर
वो सब बाकी हो गया। तो मैं यूआर का बिलोंग करता हूँ, तो बस मेरे लिए 3 ही वैकेंसी थे। वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस एग्जाम का। लेकिन अगर सफिशिएंट पोस्ट निकल जाते हैं, जैसे कि इस बार एपीपीओ एंटोमोलॉजी में निकला था, और फेज 8 जो 2020 का एग्जाम था उसमें मास्टर्स इन जूलॉजी जिन्होंने किया है उनके लिए लगभग 100 वैकेंसी निकले हैं। तो इसलिए वैकेंसी के अनुसार आपका कट ऑफ कम हो जाता है। और एक बात है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर करता है। अगर कट ऑफ भी हाई जा रहा है, तो जैसे कि इंजीनियरिंग वाले पोस्ट में कट ऑफ ऑफ कोर्स हाई जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे मतलब फाड़ देते हैं एग्जाम। वो तो मुझे पता चल गया है सीजीएल और सीएचएसएल से कि वो लोग दे डू एक्सट्रीमली वेल इन मैथ्स, उनके कोई टक्कर नहीं है। तो इसीलिए जो जो पोस्ट इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन मांगते हैं उनका पोस्ट का कट ऑफ लगभग 150 टू 160 जाएगा। लेकिन अगर उसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग लेते हैं तो कट ऑफ पूरा नीचे गिर जाता है 120 या फिर 110। और जैसे कि मेरे वाले पोस्ट में जो कि बायोलॉजी रिलेटेड पोस्ट है उसमें जनरली कट ऑफ कम ही जाता है। मेरे पोस्ट में यूआर के लिए कट ऑफ गया था शायद 100 अंक गए थे मेरे लिए, मेरे पोस्ट में कट ऑफ। और अगर इसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग लेते तो और भी नीचे चला जाता 70-80 लगभग, क्योंकि मैंने फेज 8 का जो एग्जाम दिया है अभी, इट इज फॉर जेडएसआई सीनियर जोलॉजिकल असिस्टेंट, उसमें 100 पोस्ट है, मांगा है सिर्फ मास्टर्स इन जूलॉजी। सिंस इट्स ए बायोलॉजी सब्जेक्ट, यूआर का कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ जो होता है 35%, दैट इज द मिनिमम कट ऑफ दैट द एसएससी कैन गिव, उससे और नीचे दे नहीं सकते, उतना ही कट ऑफ गया है। तो ये पोस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो पोस्ट किस लेवल का है, उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं, उसमें कितने वैकेंट पोस्ट हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स एनीवेयर बिटवीन 140 टू 150, उसके लिए ये सेफ होगा एक एग्जाम क्लियर करना। जैसे आपने बताया कि डिपेंड करता है कौन से लेवल का एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर आप एक सेफ रेंज विद और विदाउट एक्सपीरियंस, आपने जैसे बताया कि सेफ रेंज किस तरीके से 140 130 नंबर एक सेफ रेंज में बनी रहती है। जी जी। तादाचारी जी, हमने आपसे बात की इस एग्जामिनेशन के बारे में और काफी डिटेल में चर्चा किया ये एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या सेक्शंस आते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्पेशलाइजेशन अलग अलग कोर्स के लिए निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं जाने से पहले आई वुड लाइक टू से फ्यू सेंटेंसेस फॉर योर टीम, स्पेशली फॉर गौरव सर जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था, बहुत ही पुराना, एंड आई हैव सीन हिम स्ट्रगल थ्रू दीज इयर्स। मैं बोलना चाहता हूँ कि दैट द स्टडी आईक्यू टीम has been doing a great service to humanity, because जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि if you are teaching a man how to fish, if you are giving him a source of livelihood, that is the best service to mankind that anybody can give. So that is what I want to tell you guys कि आप सबसे बड़ा सेवा कर रहे हैं मानवता के लिए, क्योंकि आप हम जैसे एस्पिरेंट्स को एक आशा दे रहे हैं, अपने एक मतलब जीविका के लिए एक आशा दे रहे हैं, and you have played a big role in me securing this job. अब मुझे अभी चिंता नहीं करना पड़ेगा कि मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे घर में कैसे चूल्हा चलेगा। तो आप सबसे बड़ा सेवा कर रहे हैं इस मानवता के लिए, एंड आई होप दिस मूवमेंट गो स्ट्रॉन्ग। और अगर अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, आई विल बी ग्लैड टू कंट्रीब्यूट इन माय ओन कैपेसिटी। और गौरव सर की तो मतलब बात ही अलग है, बट मेरा जीए इसीलिए स्ट्रांग हुआ है, गौरव सर ने मेरा सीए स्ट्रांग करा दिया। मेरा जीए स्ट्रांग किया है डॉक्टर विपिन गोयल ने, उनका क्लास मैंने सीरीज 100 वीडियो लगातार देखे हैं, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किए हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन का वो एक्सप्लेनेशन देते थे। तो एक ही क्वेश्चन सोचे कि एक ही फैक्ट मेरा 2 दिन में 5 बार रिवाइज हो रहा था। तो इसीलिए मेरा जीए का सेक्शन अगर स्ट्रांग हुआ है, द ओनली क्रेडिट गोज टू डॉक्टर विपिन गोयल। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा रिवीजन कराते हैं, इतना अच्छा स्ट्रेस देते हैं कंटेंट पे, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। और बाकी लोगों का कंटेंट तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैं अभी अंकित सर को बहुत फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई टू एम इनटू स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस डालते हैं तो मैं द फर्स्ट व्यू वुड बी माइन। और दूसरी बात है कि रिसेंटली मैंने शुरू किया है आदर्श सर के वीडियोस देखने के लिए। ही इज अ वेरी मतलब
उनका वॉइस का क्वालिटी इतना अच्छा है, आई थिंक यू शुड बी इन सम काइंड ऑफ हिस्ट्री चैनल का या फिर एपिक चैनल का नरेटर होना चाहिए उनको। एंड रिसेंटली मैंने अभी देखा है आदेश सर का भी जो हिस्ट्री ऑफ दिल्ली का वीडियो, एंड हिज नरेशन स्टाइल इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक आई डोंट नो कि आप कैसे मैनेज करते हैं इतना अच्छा मतलब रिसोर्स पर्सन लाने के लिए, बट यू हैव डन इट टाइम एंड अगेन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस जर्नी कि आप ऐसे ही सेवा करते चलें। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगा कि अगर मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए इस चीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि गिविंग बैक टू द सोसाइटी is the only way to progress. That is what I have learned through these 3 years of preparation of SSC. हम अगर अभी गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं तो इट इज नाउ आवर ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। मैंने जैसे फ्री के कंटेंट पढ़े हैं स्टडी IQ से, मैं भी वैसे ही कंटेंट देना चाहता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो। Thank you so much, Tatachari ji. We are very glad, and the entire team is very happy to know about your words. And thank you. Really means a lot to us.